मात्रा में पानी छोड़े जाने से गंडक नदी उफना गई है, जिससे कि नेपाल के रास्ते यूपी, बिहार और उत्तराखंड के कई जिलों में आफत आ गई है। जिसके बाद चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। आज हम आपको बाढ़ के हालात से रूबरू कराएंगे ग्राउंड रिपोर्ट में। भारी बारिश से उफनाई पड़ोसी देश नेपाल की नदियों ने यूपी और बिहार में बाढ़ की आफत खड़ी कर दी है। तबाही का ऐसा मंजर हो गया है कि लोगों को अपने ही गांव खाली करने पड़े। लोग बेघर हो गए हैं, गांव के गांव जलमग्न हो गए हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रशासन हर संभव मदद करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आपको हम दिखाएंगे क्यों और कैसे शुरू हुआ ये तबाही का मंजर। देखिए इस खास रिपोर्ट में। नेपाल में भारी बारिश के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। भारी बारिश के बाद नेपाल की ओर से गंडक नदी में 4,12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से बिहार का पश्चिमी चंपारण और उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हो गया। नेपाल नदी पर बने महाव नाले का डैम भारी बारिश के चलते 4 जगहों से टूट गया, जिसकी वजह से यूपी में महाराजगंज के आधा दर्जन गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया। वहीं वाल्मीकि नगर में गंडक नदी पर बने बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है और बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। हाल ये हो गया है कि हर तरफ हाहाकार मच गया है। एक तो मानसून और ऊपर से नेपाल में भारी बारिश का कारण ही उत्तर प्रदेश और बिहार को ले डूबा। आपको बता दें कि गंडक नदी नेपाल से भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित महाराजगंज इलाके से होती हुई बिहार जाती है। उत्तरी बिहार के कई इलाकों और नेपाल के कैंटमेंट एरिया में 48 घंटे के दौरान 250 mm बारिश हुई है, जिसके चलते ये हालात पैदा हो गए हैं। वहीं राप्ती नदी का जलस्तर 78.30 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जबकि खतरे का निशान 80.30 मीटर पर है। वहीं रोहिणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। ये खतरे के निशान से 8 सेंटीमीटर अधिक 82.52 मीटर पर बह रही है। चंदन नदी खतरे के निशान से 45 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। चलिए आपको एक बार हालात का जायजा करवाते हैं। बाढ़ में फंसे रहते हैं तो आप लोग किस तरह बचाव करते हैं? देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। एक्चुअली हमारी बिहार में अभी 10 टीमें डिप्लॉय हो रखी हैं और बाढ़ में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमारे पास इन्फ्लेटेबल बोट्स होते हैं रबराइज वाले, और हमारे पास गोताखोर होते हैं, डीप डाइवर्स जिसको कहते हैं, और भी अलग टाइप के हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं। तो जहाँ हमें सूचना दी जाती है प्रशासन की तरफ से या हमें कहीं से पता चलता है कि भाई वहाँ डूब रहे हैं कुछ व्यक्ति, उनको बचाना है, तो इमीडिएटली हमारी जो टीम लगी रहती है वो निकलती है अपने काम पे और फिर उनको रेस्क्यू किया जाता है उन्हीं बोट्स की मदद से, और कहीं अगर गोताखोर की भी ज़रूरत हो तो उसको भी फिर काम में लिया। कहाँ पे अभी जहाँ पे बाढ़ स्थित बना हुआ है और कहाँ अभी टीम आप अपने भेजे हुए हैं? देखिए, अभी हमारे कुल 10 टीमें लगी हुई हैं बिहार में। एकदम ऊपर से देखें तो बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, दरभंगा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, ये सारी जगह पे अभी हमारी टीमें लगी हुई हैं और कुछ और टीमें जैसे कि ज़रूरत पड़ेगी फिर और हमारी टीमें भेजी जाएंगी। बाढ़ के हालात बिगड़ते देख बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है। लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं भारतीय सीमा से सटे नेपाल के नवलपरासी जिले में भी लगभग 200 घर पानी से डूबे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य यहां भी लगातार जारी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। और अब खबर मोतिहारी के केसरिया प्रखंड के गंडक डेरा क्षेत्र से है, जहां पर जल स्तर में वृद्धि होने से प्रखंड के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य कामकाज पूरी तरह से बाधित हो गया है। बताते चले कि लगातार हुए बारिश व नेपाल से छोड़े गए क्रमशः 3 व 4 लाख क्यूसेक पानी से लगभग 10 वार्ड, जिसकी आबादी लगभग 15,000, कढ़ान पंचायत के भी आंशिक गाँव व सुंदरापुर तथा बंथना गांव में जल जमाव से बाढ़ की स्थिति बन गई है, जिससे कि लोग काफी सहमे हुए हैं। वहीं इस संदर्भ में स्थानीय सीओ प्रवीण कुमार सिन्हा ने बताया कि ढेकहा पंचायत में सरकारी 2 नाव की तत्कालीन व्यवस्था की गई है। जरूरत पड़ने पर और सुविधाएं बाढ़ क्षेत्र के ग्रामीणों को मुहैया कराई जाएंगी। मोतिहारी की ये तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं
सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। बारिश से जलस्तर बढ़ने पर कई गांव प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बता दें आपको कि बिहार का बाढ़ से पुराना नाता है। यहाँ हर पानी टूट गया, पहले से भी टूटा था कि पहले अभी फर्स्ट टूटा? पर भी टूटा था ये पहले भी। हाँ, पर भी टूटा था। आगे साल जो पानी आता है जी, अभी ये साल में आया है पानी, तो अभी टूट गया। इसका मरम्मत नहीं हुआ? मरम्मत नहीं हुआ है, देखते नहीं है मरम्मत। आपको बता दें कि बिहार का बाढ़ से पुराना नाता है। यहाँ पर हर साल बाढ़ आती है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बरसात में बाढ़ आती है इसको नॉर्मल मान लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से नेपाल में पानी छोड़ा गया और उसके बाद कई जगहों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जो बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां पर कामकाज पूरी तरीके से बाधित हो गया है। लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के जो खेत हैं वो कहीं ना कहीं जलमग्न हो गए हैं, जिससे उनकी फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। लगातार बाढ़ का प्रकोप बिहार में देखने को मिल रहा है और ये तस्वीरें हम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आप यहाँ पर जलस्तर देख सकते हैं। कई ऐसी नदियां हैं जहाँ पर जो जलस्तर है वो खतरे के निशान के लगभग पहुंच चुका है और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और लगातार वहां के जो लोग हैं उनको आसपास जो नदियों के आसपास जो लोग रहते हैं उनको वहां से हटाया भी जा रहा है। रेस्क्यू कार्य जो है वो लगातार किया जा रहा है ताकि वहां से लोगों को हटाया जा सके और लोगों को ज़्यादा समस्याओं का सामना ना करना पड़े। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है और हर साल कहीं ना कहीं ये समस्याओं से दो चार होना पड़ता है यहाँ के लोगों को। तटीय गांवों के अंदर बाढ़ का पानी पूरी तरीके से पहुंच चुका है। लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गया है। आपको बता दें कि बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पे तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर बाढ़ लगातार आ रही है और कहीं ना कहीं लोग काफी परेशान हो रहे हैं। कामकाज पूरी तरीके से बाधित है। कई जिलों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं किशनगंज से, शमशुल होड़ा संवाददाता सहरसा से जुड़े हुए हैं और पी कुमार हमारे साथ समस्तीपुर से जुड़े हुए हैं। प्रदीप कुमार जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। किशनगंज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ हालात जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं इस वक्त किशनगंज में? प्रदीप, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि जो किशनगंज जिले में बाढ़ से कुछ प्रखंड जो है कुछ प्रखंडों को क्षतिग्रस्त होती है क्योंकि नेपाल बगल में है। उसके जो पानी आते हैं जिसके कारण जो है नदी की जल स्तर बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है लोगों के घरों में पानी घुस जाती है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि अभी शुरुआती दौर है जिसके कारण भयावह स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी है, उनसे भी हम बात करेंगे। जी। तो उनका यह कहना है कि घरों में पानी घुसने से उन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रदीप जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे यहाँ पर अभी तक जलस्तर कितना रिकॉर्ड किया जा रहा है और किस तरीके से जो रेड अलर्ट जारी किया गया है तो वहाँ जो आसपास लोग रह रहे हैं उनको वहाँ से किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जैसे कि हमें जानकारी मिली, एक कोटिया प्रखंड है, वहाँ से हमें जानकारी मिली है तो वहाँ पे कुल 9 जो है गोताखोर को लाया गया है तैयारियों को देखते हुए और स्कूलों में कैंप बनाया जा रहा है ताकि लोग बाढ़ से ग्रसित हो तो उनको वहाँ पे शरण दे दिया जा सके। प्रखंडों के स्तर पर भी तैयारी चल रही है। जिला मुख्यालय में भी इसकी बैठक हुई थी। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं आपदा प्रबंधन टीमों के साथ बैठक हुई थी और सभी बिंदुओं पर नजर बनाई हुई है। और हालांकि इस वक्त हम मानंदा पुल के पास मौजूद है। यहाँ पे कुछ ग्रामीण है, उनसे भी अगर हम आपको बात करके बताते हैं कि क्या स्थिति है, आइए हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है। तो बाढ़ आने के बाद क्या स्थिति होती है आप लोगों के क्षेत्र में? तो बाढ़ से किस तरह से आप लोगों को प्रशासन द्वारा किस तरह की मुहैया या किस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है? तो हालांकि इन लोग को अभी उतना जानकारी नहीं है, जो बता नहीं पा रहे हैं। तो प्रशासन द्वारा कराई जाती है। हालांकि उतना उस तरह की अभी भयावह स्थिति नहीं आई, पर आगे चलकर तैयारी की जा रही है प्रशासन स्तर पर।
जी प्रदीप जी, आपसे भी और भी जानकारी लेंगे। शमशुल होड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शमशुल, आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति है सहरसा की, अगर हम बात करें तो किस तरीके से वहां पर काम किया जा रहा है, जो आसपास नदी के इलाके के जो आसपास रहने वाले गांव हैं उनको किस तरीके से वहां के लोगों को बचाया जा रहा है, उनको बाहर किस तरीके से रखा जा रहा है, और अगर हम नदियों के जलस्तर की बात करें तो वो कितना रिकॉर्ड किया गया अभी तक? जी बता तो आपको कि सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड में जहाँ की कोसी हर साल बाढ़ आते हैं, और बाढ़ का जो है ये कोसी नदी जो है 2.5 से 3 लाख क्यूसेक पानी की अपने अंदर रखने की क्षमता रखते हैं, और उस क्षमता के वजह से अभी 2 दिन से लगातार कल 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, और आज 1,01,000 पानी क्यूसेक छोड़ा गया है। हालांकि बारिश के लगातार 4 दिन से बारिश होने के कारण पानी की जल स्तर थोड़ी वृद्धि हुई है, जिसमें जो है गांव में पूरी तरह फैल गया है पानी, और लोगों को खेत खलिहान तक घर में पानी फैल चुका है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है अभी, जिसकी वजह से नाव के सहारे से वो जो मक्का की खेती है हुई है, जो अनाज है, उस अनाज को नाव के सहारे से ऊपर लाए जा रहे हैं। हालांकि अभी ज्यादातर क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, जिसको लेकर अभी पानी उतना ज्यादा काफी नहीं आई है, जिसकी वजह से लोगों को उतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जी मैम। शमशुल, लेकिन एक बड़ी चीज है कि बिहार का बाढ़ से काफी गहरा नाता है और हर साल यहाँ पर बाढ़ आती है, तो अगर हम तैयारियों की बात की जाए तो किस तरीके से तैयारियां यहाँ पर पहले से की गई हैं? सहरसा जिला प्रशासन पूरी तरह इसके लिए अलर्ट है। यहाँ तक की मीटिंग भी बैठाई गई थी, उनमें जो सारी बात की जानकारी रखी गई थी कि कहाँ कौन से प्रखंड है, जिस प्रखंड और कौन सी पंचायत है, उन पंचायतों में कोसी जो है तबाह मचाती है, उन लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया है कि अभी से शुरू से ही तैयारी कर चुके हैं। उन लोगों के लिए नाव का पूरा व्यवस्था किए हुए हैं कि जब भी कोसी का पानी ज्यादा बढ़ेगा तो उन लोगों को नाव की सुविधा दी जाएगी। पूरी तरह यहाँ जिला प्रशासन पूरी तरह तैयारी कर चुकी है, और इन लोगों की वजह से यहाँ बाढ़ आश्रय भी यहाँ साफ सफाई और जिस तरह से होना चाहिए जिला प्रशासन को, यहाँ पूरी तरह मुस्तैदी से काम किया गया है। जी मैम। जी पी कुमार हमारे साथ समस्तीपुर से जुड़े हुए हैं। पी कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक तरफ बिहार में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। समस्तीपुर की अगर हम बात करें तो समस्तीपुर के क्या हालात हैं? जी मैं बता दूं कि समस्तीपुर में जो हालात है वो मानसून के आते ही चारों तरफ जलमग्न हो गया, शहर चारों तरफ से जलमग्न नजर आ रहा है, और प्रशासन के द्वारा यहाँ पे मुस्तैदी से तैयारी की गई है। एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया है, और दूसरी तरफ डॉक्टरों की टीम को भी सचेत कर दिया गया है कि किसी भी आपदा से या किसी भी अचानक आकस्मिक आपदा से निपटा जा सके, इसके लिए प्रशासन मुस्तैद है। जी पी कुमार जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से बाढ़ हर साल चूंकि आती है और जिस तरीके से आपने बताया कि समस्तीपुर में पूरी तरीके से वो जलमग्न हो चुका है, तो जो नदियों के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर किस तरीके से काम किया गया, वहां के जो लोग हैं उनको किस तरीके से सुरक्षित क्या कहीं और शिफ्ट किया गया है, या फिर वहीं पर टीमें जो है वो तैनात की गई हैं ताकि आगे किसी तरीके की कोई समस्या ना हो? जी मैं बता दूं कि अभी मानसून के कारण जो बारिश हो रही है ना, बारिश से उतना ज्यादा क्षति नहीं अभी महसूस हो रही है जो कि बाढ़ के समय में होती है। तो बाढ़ से क्षति के लिए अभी से ही प्रशासनिक व्यवस्था तैयार कर दी गई है, और प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। जो भी बाढ़ की समस्या आएगी तो उससे निपटने के लिए यहाँ पे प्रशासन अभी से तैयार है। जी अनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं बक्सर से। अनीश, आपसे जानना चाहेंगे बक्सर की अगर हम बात करें तो बक्सर के क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं? अनीश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शमशुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी जिस तरीके से बरसात होती है, एक तो बरसात का पानी ऊपर से नेपाल से जो पानी छोड़ा गया वो भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार पहुंचा है, और उसकी वजह से नदियों का जलस्तर जो है वो भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, खतरे के निशान के ऊपर है। इसको ध्यान में रखकर अगर हम तैयारियों की बात करें तो वो किस तरीके से की गई है, टीमें किस तरीके से तैनात हैं, और चूंकि फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि खेतों में पानी घुस रहा है, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई? हालांकि देखिए व्यवस्था यहाँ पे जो है पूरी तरह तो
तो होना चाहिए प्रशासन के द्वारा, उस तरह से नहीं किया गया है। लेकिन बल्कि जो भी व्यवस्था है, माने कि हालांकि किसानों को इस जो पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर बसे किसानों को भी बहुत काफी नुकसान हुआ है, जो पानी जल स्तर बढ़ने से। हालांकि उनको मकई का खेती जो मूल रूप है उनका मकई का खेती, उस मकई के अनाज को लेकर के काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग नाव पर उन लोगों को जाल के सहारे उनको छांटकर, पानी से छांट कर निकाल करके उनको सुखा करके बोरा में कर करके और ऊंचे स्थान पर ले जा रहे हैं। हालांकि इस पे प्रशासन द्वारा इन लोगों को सहायता देना चाहिए, आगे बढ़कर इन लोगों को, किसानों को जो क्षति है उन लोगों को मुआवजा देना चाहिए। लेकिन वहां के किसानों से जब जानकारी लिया उन्होंने कहा कि हम लोगों को अभी तक कोई क्षति या मुआवजा नहीं मिला है। 1 साल हो गया है, पिछले साल जो हम लोग को कोसी के पानी से जो क्षतिग्रस्त हुआ था वो अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। लेकिन अब जो है जो क्षति है वो अपना ही बलबूते पर उन लोगों को जो है पानी से छांट कर मकई को उसको जो है नाव पर ला करके उस पार ले करके और जो मार्केट का रेट है उस रेट से नीचे स्तर दे करके बेच करके किसान किसी तरह उन लोगों को अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो आर्थिक उन लोगों की जो परेशानी है वो काफी, ये 3 महीना परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी मैम। जी अनीश, आपसे जानना चाहेंगे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की अगर हम बात करें, रेड अलर्ट जिस तरीके से घोषित किया गया है, क्या कुछ तैयारियां बक्सर में भी देखने को मिल रही? अगर बक्सर की बात करें तो बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हालांकि जिस जगह पे हम मौजूद है वो है बिहार अंदर ही गंगा नदी का पानी है। तो अगर हम 100 मीटर की दूरी पर खड़े हैं जहाँ पे सूखा है, उसके बाद अगर दूरी पे जाते हैं तो गंगा नदी का पानी जलस्तर काफी तेजी से बढ़ भी रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन और अस्थायी प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी सवाल उत्पन्न हो रही है कि क्या ऐसे में ग्रामीण इलाकाओं में जब बाढ़ का प्रकोप आ जाएगा, बाढ़ से लोग क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, कई लोगों की मकानें बच जाएगी, कई लोगों की खेत में जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद प्रशासन के आने से क्या तात्पर्य निकलता है? क्या इसको लेकर के अभी तक कोई प्रशासनिक कोई बदलाव नहीं आया है? कोई प्रशासनिक अधिकारी इस पर तैयार नहीं हुए? आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से अभी तक बाढ़ इलाकों में प्रशासन के अधिकारी? बिल्कुल अनीश जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने बताया कि व्यवस्थाएं पूरी तरीके से नहीं की जा रही है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। यूपी बिहार से पानी में हाहाकार मचा हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और बिहार में मानसून की पहली बारिश ने चिंता बढ़ा दी है। 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जगह जगह जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि गंडक नदी जून में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। क्या है बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भारी बारिश से हालात, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नेपाल की भारी बारिश के चलते और डैम के टूटने के बाद बिहार में मानसून की ऐसी एंट्री हुई कि ज्यादातर इलाकों में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्थिति ये हो गई कि गंडक समेत सूबे की प्रमुख नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से करीब 3.5 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में किया गया है। इससे गंडक के किनारे बसे कई गाँव में पानी घुस गया, कई लोग बेघर हो गए। इसका असर आसपास के इलाकों में नजर आ रहा है। बगहा में पुलिस बैरक में बरसात का पानी घुस गया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों में पानी भर गया। जल स्तर के बढ़ने के साथ ही गंडक नदी से सटे झंडू टोला, चकदहवा, बीना टोला आदि गांव में पानी घुस गया। लगभग 1000 ग्रामीणों के घरों में पानी घुस जाने से लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। बाढ़ की आफत देखते हुए मौसम विभाग ने राजधानी पटना समेत 12 जिलों में बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सुपौल, पटना, अररिया, किशनगंज और दरभंगा जिले में एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में सबसे खराब हालात खैरवा, दुबे, दोगरा, बिशनपुरा, अमहवा, मोहनपुर जैसे गांव में है। बलरामपुर में स्थिति कुछ ठीक नहीं है क्योंकि उत्तराखंड तटीय इलाका है। यह बाढ़ की समस्या नहीं है, लेकिन 22 जून के बाद यहाँ बारिश में कुछ राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में मानसून की पहली बारिश ने जिस तरीके से चिंता बढ़ा दी है और 3 दिनों से आपको बता दें कि लगातार बारिश भी हो रही है। दूसरी तरफ जहां नेपाल से पानी छोड़ा गया उसके बाद से भी बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो महाराजगंज में हैं और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा महाराजगंज प्रभावित हुआ है। आगे इस पर चर्चा करेंगे। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होता है।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या बिहार हो, मानसून की पहली बारिश ने यहां पर लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। 3 दिनों से आपको बता दें कि लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जगह जगह जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि गंडक नदी जून में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिस तरीके से बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश से जो हालात है वो लगातार हम आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट में दिखा रहे हैं कि कैसे बिहार में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। 12 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रेड अलर्ट घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महाराजगंज प्रभावित हुआ है, जहां पर आधा दर्जन से ज्यादा गांव जो हैं वो इसकी चपेट में आ गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रही है, उनको वहां से बाहर निकाला जा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से बाढ़ लगातार बढ़ रही है और लोगों को जो फसलों को काफी नुकसान हुआ है, और इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ अलग अलग क्षेत्रों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे भी आगे जानकारी लेंगे। हमारे साथ प्रदीप जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ जहां स्थिति इतनी खराब हो रही है और एक तरफ ग्रामीणों को जो खेती में काफी नुकसान हो रहा है, इसको लेकर तमाम ऐसी बातें कही जा रही है कि जो पिछले साल का मुआवजा है वो भी नहीं दिया गया, तो इस बार जो खेतों को नुकसान हो रहा है इसको लेकर क्या सरकार की तरफ से कोई मदद की बात कही गई है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो इस हमारे इलाके में जो है मकई की खेती बहुत पैदावार बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो ऐसे में किसानों को तो क्षति हुई है, क्योंकि मकई जो है सुखाना पड़ता है, जिसके कारण किसानों को उतनी मात्रा में धूप नहीं मिल पा रही, जिसके कारण वो सुखा नहीं पा रहे हैं और उनको क्षति हो रही है, जिसके कारण उन्हें कम दाम में मकई बेचना पड़ रहा है। ये तो आ रही है, पर अभी सरकार की तरफ से इसका कोई पहल नहीं हुआ है, न ही प्रशासन इसके तरफ कोई पहल की है। यह जो है सच्चाई है, जो जमीनी स्तर की सच्चाई है वो मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। मकई के किसानों को काफी क्षति हो रही है और हालांकि जो है बाढ़ की स्थिति अभी तक नहीं आई है। कुछ प्रखंडों की आपको बात करें तो टेराघाट प्रखंड में कुछ गाँव में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है, क्योंकि उसके बगल में नेपाल का बॉर्डर पड़ जाता है। हालांकि ठाकुरगंज में भी नेपाल का बॉर्डर है, जिसके कारण थोड़ा कुछ इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है और प्रशासन भी इसकी तैयारी कर रही है। जिला प्रशासन जिला पदाधिकारी के लिए बैठक भी की है, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ इसके लिए बैठक भी हुई है मुख्यालय में। जी बिल्कुल। प्रदीप जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे हम, जैसे कि आपने बताया कि जो गंडक नदी का पानी है उससे धीरे धीरे जलस्तर बढ़ रहा है, ऊपर से मानसूनी बारिश जो है वो भी हो रही है और कहीं ना कहीं बिहार में बाढ़ आती है। लेकिन बात अगर हम करें व्यवस्थाओं की, तो पहले से क्यों व्यवस्था नहीं की गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ अगर हम बांधों की बात करें तो क्या उनकी जो मरम्मत समय समय पर करानी चाहिए वो कराई गई? हालांकि ये तो सरकार, ये तो प्रशासन से ऊपर उठकर मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि इस तरह की व्यवस्था उनको पहले से करनी चाहिए। जब किसी चीज को प्रॉब्लम आती है तभी उसका सोल्यूशन निकलता है। यह तो शुरू से ही रहा है। हालांकि इसके लिए अभी तैयारी जोरों पर है, फिर जब बाढ़ की स्थिति खत्म हो जाएगी तो फिर सब शांत हो जाएंगे। अब मेरे पीछे आप जो नदी देख रहे हैं यह महानंदा नदी है। इसका जो जल है यह बंगाल की तिस्ता नदी से जुड़ा हुआ है। जी, इस नदी की आप स्थिति देख सकते हैं। यह पुल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यह जो पुल है ब्रिटिश कालीन पुल है, इसमें लगभग 100 साल पुरानी पुल है। तो आप बता सकते हैं 100 साल से पुल का निर्माण नहीं हो पाया। अगर ये पुल गिर जाती है तो ठाकुरगंज और जिला मुख्यालय का संपर्क टूट जाएगा। प्रदीप जी, तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं क्या उनसे आपने बातचीत करने की कोशिश की कि इस पुल का निर्माण अभी तक क्यों नहीं हुआ? और ये बात सच है कि अगर ये पुल गिर के टूटता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके लिए सभी से बात हुई है, प्रतिनिधि से भी बात हुई है, जो यहाँ के एमएलए है, विधायक है, उनसे भी बात हुई है, पर उनके तरफ से आश्वासन नहीं मिल रहा है जनता को। जनता भी इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। कुछ दिन पहले भी कुछ लोगों के द्वारा
डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी को स्कूल की जानकारी दी गई थी, जो उप मुख्य सचेतक उन्होंने जल्द से जल्द निर्माण करने की बात कही है स्कूल की। जी पी कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। आपसे जानना चाहूंगी समस्तीपुर की अगर हम बात करें, जैसे कि आपने बताया कि जलमग्न भी हो गया है, लोगों के खेतों में पानी भर रहा है और पिछले साल का जो मुआवजा है वो भी अभी तक किसानों को नहीं मिला, तो इस साल के मुआवजे की हम क्या उम्मीद करें? कि आपने जानने की कोशिश की कि आखिर किसी तरीके की कोई सरकारी मदद क्या इन किसानों को मिल पाएगी? जी मैं बता दूं कि यहाँ जो भी पिछले साल की मुआवजा थी उसको जिलाधिकारी महोदय ने स्थानीय प्रशासन के सहयोग से बता दिया है, उसको हिदायत दे दिया गया है कि जो भी मुआवजा की राशि है किसानों का वो मुआवजा जल्द से जल्द वितरित कर दिया जाए। और जहां तक बाढ़ की आशंका है तो समस्तीपुर जिला भी अछूता नहीं रहता है बाढ़ से, परंतु अभी मानसून की बारिश जो हो रही है, बारिश के कारण समूचे जिले में पानी लगी हुई है, परंतु बाढ़ की स्थिति उत्पन्न अभी नहीं हुई है। फिर भी प्रशासन के द्वारा, जिलाधिकारी के द्वारा और रेल प्रशासन के द्वारा यहाँ पे मुस्तैदी से एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात कर दिया गया है और रेलवे प्रशासन के द्वारा मुस्तैदी से इसका मुआयना किया जा रहा है कि अगर कोई भी आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको तुरंत राहत कर लिया जाए या काबू में कर लिया जाए। जी अनीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनीश, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आप बता रहे थे कि कोई भी व्यवस्थाएं पहले से नहीं की गई हैं, तो क्या बाढ़ का इंतजार कर रहे हैं अधिकारी? अनीश, आपको आवाज आ रही है हमारी? अनीश, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम बात करें, जैसे कि आपने बताया कि बक्सर में जो हालात है वो काफी खराब है, क्योंकि वहां पर बाढ़ से बचने के लिए किसी तरीके के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, तो क्या अधिकारी बाढ़ का इंतजार कर रहे हैं कि बाढ़ आएगी उसके बाद हम इंतजाम करेंगे? कहीं ना कहीं यही बात निकल कर सामने आएगी कि जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद प्रशासन वहाँ पे पहुँचती है, तो उसी तरीके से बाढ़ जब आ जाएगी और बाढ़ से लोग जब दवाई मिल जाएगी, बाढ़ से लोग जब परेशान हो जाएंगे, कई लोगों के घर टूट जाएंगे, कई किसानों के खेत का जो फसलें हैं वो बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद वहाँ पे प्रशासन पहुँचेगी और उसके बाद वहाँ पे प्रशासन के द्वारा एक नाव दी जाएगी, जैसे भी लोग आ जा सके। जी अनिल जी, बिल्कुल, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से मानसूनी बारिश अभी शुरू ही हुई है, लेकिन जिस तरीके से जलमग्न हो गई हैं सड़कें, जिस तरीके से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगी, एक तरफ जहाँ नेपाल में गंडक नदी में पानी छोड़ा गया, उसके बाद से जो नदियों का जल स्तर है वो खतरे के निशान तक पहुँच रहा है धीरे धीरे, और रेड अलर्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक के पहले हमने आपको बिहार के हालात बताए थे और अब हम आपको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं, जहां पर मानसून की पहली बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जगह जगह जलभराव की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से नेपाल की गंडक नदी में पानी छोड़ा गया है, उसके बाद से महाराजगंज जो है वो यूपी में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां पर आधा दर्जन से जो गांव है वो प्रभावित हुए हैं। वहां पर लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो रेस्क्यू कार्य जो है वो भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि जलमग्न होने की वजह से स्थिति बहुत खराब हो गई है। ग्रामीणों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात अगर हम करें वहां पर खेती की, तो खेतों में भी पानी पूरी तरीके से भर गया है। लोगों को काफी नुकसान हुआ है। आम जीवन जो है वो भी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। ऐसा पहली बार हुआ है कि गंडक नदी जून में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश से हालात लगातार जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो वहां पर भी रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महाराजगंज सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर लगातार बना हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इसलिए ज्यादा प्रभावित हो रहा है क्योंकि गंडक नदी जो है वो उत्तराखंड के महाराजगंज से होते हुए बिहार पहुंचती है। ऐसे में जिस तरीके से पानी छोड़ा गया और उसके बाद बाढ़ वाली स्थिति उत्पन्न हुई, महाराजगंज के आधा दर्जन से जो गांव है वो डूब गए और वहां पर खेतों में पानी भर गया। आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहां के लोगों को एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार रेस्क्यू कार्य कर रही है, उनको वहां से निकाला जा रहा है। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ आमिर रजा लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए हैं। आमिर, आपसे जानना चाहेंगे, लखीमपुर खीरी की अगर हम बात करें तो लखीमपुर खीरी में अभी क्या हालात जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल की गंडक नदी में पानी छोड़ा गया है, उसके बाद नदियों का जलस्तर धीरे धीरे खतरे के निशान की ओर आगे बढ़ रहा है। तो बता दें कि लखीमपुर के लिए बाढ़ हर साल यहाँ पर बाढ़ आती है। यहाँ के 4 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित होती है। जिस तरीके से चाहे नेपाल से पानी जब छोड़ा जाता हो या यहाँ बनबसा से छोड़ा जाता हो, जब भी ये पानी यहाँ से छोड़ा जाता है तो जिले से बहने वाली घाघरा और शारदा अपना विकराल रूप लेती है। यही वजह है कि यहाँ के जो 4 तहसीलें हैं उसमें हजारों लोग इससे प्रभावित होते हैं। यहाँ पर हर साल में यहाँ पर कई गांव के कई मकान यहाँ पर जलमग्न हो जाते हैं। इसको लेकर पूरे साल इस बाढ़ को अपने लोगों को बचाने के लिए चर्चाएं तो होती है, लेकिन हम आपको बता दें कि जो सरकारी सिस्टम है वो सिस्टम तब एक्टिव होता है जब बाढ़ का पानी नगर जिले के अंदर अपना प्रवेश कर जाता है, गांव जलमग्न हो जाते हैं। यही वजह है कि हर साल जो सरकारी कोशिशें हैं वो मात्र कोशिश तक रहती है। आज ताज़ा जो तस्वीर है वो जिस तरीके से बनबसा से पानी छोड़ा गया है और नेपाल से पानी छोड़ा गया है, इसके बाद जो यहाँ पर माना नदी है जो नेपाल से लखीमपुर के तहसील पलिया और धौरारा में आती है, इसके अलावा जो घाघरा और शारदा है जो यहाँ पर निगासन पलिया और धौरारा में आती है, उससे लखीमपुर भी आंशिक रूप से प्रभावित होता है। कई तटबंध उससे खतरे के निशान पे आ जाते हैं। यहाँ पर अभी जिलाधिकारी का तबादला होने के बाद जो नए जिलाधिकारी आए हैं वो लगातार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और पुराने में जो काम किए गए उनकी समीक्षा कर रहे हैं और लगातार कोशिशें शुरू हो गई यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर कम से कम अगर बात करें तो कम से कम यहाँ पर 200 गांव प्रभावित है। गांव जो उससे जो बाढ़ का पानी आया, 200 गांव प्रभावित है, गाँव में पानी भर गया। जी आमिर, बिल्कुल कहीं ना कहीं यही बड़ी समस्या है कि जो अधिकारी हैं वो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करते। वो इंतजार करते हैं कि बाढ़ आएगी उसके बाद आगे कुछ काम किए जाएंगे, उससे पहले इस तरीके की चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे आमिर की लखीमपुर खीरी में शारदा नदी और घाघरा नदी में हर साल पानी उफान पर होता है और उसके बाद बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। कई जो गांव हैं वो इससे प्रभावित होते हैं, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये समस्याएं जो है वो हर साल देखने को मिलती है, लेकिन पहले से कोई तैयारियां नहीं की जाती हैं। हमारे साथ सर्वेश गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं। सर्वेश, आपसे जानना चाहेंगे, महाराजगंज सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है जब से गंडक नदी में पानी छोड़ा गया है नेपाल में। आपसे जानना चाहेंगे अभी के ताजा अपडेट क्या कुछ मिल पा रहे हैं, कैसी स्थिति है महाराजगंज में? आवाज आनी शुरू हो जाएगी, ये
सर्वेश, आपको आवाज आ रही है हमारी? सर्वेश, आवाज आ रही है आपको हमारी? बात हम करें अगर महाराज जनपद की, तो यहाँ पे जो महाव नाला है, इसके पहले बहुत सारी इसमें जो महाव नाला को लेकर के जो समस्या आई, किसानों का फसल जो बर्बाद हुआ, यहाँ पर आपके पर्सन के माध्यम से भी दिखाएंगे किस तरह से जो महाव का जो तटबंध जो कई जगह टूटा है, 4 जगह टूटा है, उससे जो गांव प्रभावित हुए हैं, किसानों का फसल जो बर्बाद हुआ है, उसमें अभी तक लेकर के प्रशासनिक अमले द्वारा केवल किसानों को केवल आश्वासन दिया गया है। लेकिन जब जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार महाराज का आगमन हुआ और निरीक्षण किए, तो उन्होंने सीधे तौर पर सिंचाई विभाग के जो एक्सियन दूरी है उनको निर्देशित किए कि सिंचाई विभाग के द्वारा यहाँ जो महाव नाला टूटा हुआ है उसको मरम्मत कराएंगे। लेकिन वो धरातल पे नहीं दिख रहा है, जिससे यहाँ पर जो किसान हैं वो बड़े परेशान हैं। परेशानी के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि लोग घर से पलायन करने के लिए मजबूर है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जो बाहर के यहाँ से अवरुद्ध है, मार्ग बंद है, जिसको लेकर आ नहीं जा पा रहे हैं। किसान जो गरीब किसान है वो घर से पलायन की स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से नहीं दिखा पा रहा। जी सर्वेश, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कुछ हालात जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि तमाम आश्वासन तो दिए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो स्थिति है वो सामान्य नहीं दिख रही। जी महाराज की बात करें तो यहाँ पे जो नारायणी नदी है, वहाँ से जो नेपाल की नदियाँ जो है, नेपाल की जो बरसात जब होती हैं तो ये नेपाल से होते हुए भारतीय सीमा में प्रवेश करती है, तो यहाँ पर जो उसकी क्षमता है, क्षमता से अधिक जब क्रॉस करती है तो नदी जो होता है वो बांध टूट जाता है, और टूटने के बाद से भारतीय सीमा में हजारों एकड़ फसल बर्बाद करते हैं, और जो गरीब किसान है उनका नुकसान होता है और किसी का नुकसान नहीं होता है। और गरीब किसान बार बार हमेशा प्रतिवर्ष इसी की तरह यहाँ पर अपनी बात सूचीबद्ध करते हैं, प्रशासन तक अपनी बात पहुँचाते हैं, लेकिन जो यहाँ पे कर्मचारी हैं, बाद जब बरसात आता है तब उसको मरम्मत करते हैं और कहीं से मजबूत बात नहीं बन पाती है, जिसको लेकर के बात टूट जाता है और किसान परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं प्रत्येक वर्ष जो घटना होती है। सर्वेश, तो क्या इस बार बांध की मरम्मत नहीं कराई गई है? बांध की मरम्मत कराई गई है, लेकिन इसके पहले यानी बरसात के कुछ समय पहले कराई गई थी, वही पूर्णतः सही रूप से नहीं कराई गई थी, जिसको लेकर के बांध टूट गया। आपसे जानना चाहेंगे कि महाराजगंज में करीब आधा दर्जन से ज्यादा गांव जो हैं वो बाढ़ की चपेट में आए हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? कितने ग्रामीण जो हैं वो इससे प्रभावित हुए हैं? किस तरीके से उनको रेस्क्यू किया गया, किस तरीके से उनको वहां से निकाल कर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? सर्वेश, मैं जानना चाहूंगी। जी आपको बता दें कि महाराजगंज जनपद में कम से कम 1 दर्जन से अधिक गाँव बाढ़ को लेकर के प्रभावित हुए, जिससे प्रमुख रूप से जो नौतनवा तहसील का जो खरामा दूरे ग्राम सभा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। महाव तटबंध टूटने से गांव के जो 4 जगह मार्ग जो अवरुद्ध हुए हैं वो मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गए हैं, वहाँ पे आवागमन ठप हो गया है, लोग घर से नहीं हो पा रहे हैं। इसी तरह से अपनी लकड़ी का बांध का बना करके वो अपना आवागमन कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या जो नौतनवा तहसील के खरामा दूरे में बना हुआ है, वहाँ पे तो हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गया, किसान के पास खाने को अगले समय में नहीं रहेगा। इसको लेकर के सरकार के द्वारा भी आश्वासन दिया गया है, जिला प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उसको चिन्हित किया जाए और उनको मुआवजा दिया जाए। जी नीरज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बलरामपुर से, और अशोक कुमार उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, सबसे पहले आपके पास आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे बलरामपुर की अगर हम स्थिति की बात करें तो बलरामपुर में किस तरीके से स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है? जिस तरीके से नेपाल की गंडक नदी में पानी छोड़ा गया, उसके बाद से नदियों का जो जल स्तर है वो कहीं ना कहीं खतरे के निशान पर पहुंच रहा है, किस तरीके से तैयारियां की गई हैं? पहले तैयारियां की गई थी या फिर अब तैयारियां की जा रही? मैं आपको बताना चाहूंगा कि बलरामपुर में भी अब राप्ती नदी पूरी तरीके से उफान पर है, क्योंकि नेपाल के द्वारा जो पानी छोड़ा गया है कहीं ना कहीं अब ये बलरामपुर के लिए सबब बन सकता है। नीरज, अगर हम स्थिति की बात करें तो किस तरीके से वहां पर तैयारियां की गई हैं? क्योंकि अगर राप्ती नदी उफान पर है तो जाहिर सी बात है कि आसपास के जो इलाके हैं वो जरूर प्रभावित होंगे, ऐसे में उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि बलरामपुर जनपद में लगभग ऐसे सैकड़ों गांव हैं जो बाढ़ से हर वक्त वो प्रभावित होते रहते हैं, क्योंकि प्रशासन के द्वारा जब ये तैयारियां शुरू करनी होती है कि बांध की मरम्मत की जाए, नदियों को कटान पे देखभाल की जाए, तो सही समय पर इसका देखरेख न होने के कारण बलरामपुर में अक्सर ये बाढ़ की समस्या होती रहती है। और ऐसे कई गाँव हैं जो नदी में समा चुके हैं, और अगर प्रशासन के द्वारा सही समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो और भी गाँव इसमें नदी में समा सकते हैं।
और बात करें किसानों की, तो किसानों का सैकड़ों बीघे जमीन हर साल नदी में समा जाता है, नदी अपने आगोश में ले लेती। लेकिन प्रशासन का वही रवैया जो पहले से रहता है कि अगर वो तैयारी पहले से कर लें तो इस पे गांव को बचाया जा सके, किसानों के जमीन को बचाया जा सके। लेकिन ये प्रशासन पूरी तरीके से लाचार व्यवस्था झेल रहे हैं सब लोग। जी, जैसे कि आपने बताया कि बलरामपुर में हमेशा बाढ़ के हालात जो हैं वो बने रहते हैं नीरज, तो सरकार की तरफ से भी लगातार मुख्यमंत्री ने अभी ये बात कही कि जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर जो ग्रामीण क्षेत्रों को नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई की जाएगी और उनको हर संभव मदद जो है उसका आश्वासन मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है। तो फिर जो अधिकारी हैं वो अपना काम जिम्मेदारी से क्यों नहीं कर रहे हैं? कि आपने बातचीत करने की कोशिश की कि जब हर साल बाढ़ आती है तो पहले से तैयारियां क्यों नहीं की जा रही? जी, जब मैं ग्राउंड लेवल पे जाके ग्रामीणों से बात किया तो ग्रामीणों का कहना है कि जब बाढ़ की स्थिति आती है तब अधिकारी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, तब उनको केवल शुद्ध गांव की होती है कि गांव कटान में। लेकिन अगर ये तैयारी पहले 4 महीने पहले की जाए तो लोगों का घर भी बचाया जा सकता है, जमीन भी बचाई जा सकती है। लेकिन अगर माने ग्रामीण ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनको उनकी जो जमीन में और फसल की कटती है नदी में उसका भरपाई भी नहीं मिलता है। जी बिल्कुल नीरज, कहीं ना कहीं इस तरीके की समस्याएं जो हैं वो हर जगह देखने को मिल रही हैं कि पहले से जो तैयारियां करनी चाहिए, चाहे वो लखीमपुर हो, चाहे वो महाराजगंज हो, चाहे वो बलरामपुर हो, यहाँ पर हर साल बाढ़ आती है उसके बावजूद भी कोई व्यवस्थाएं नहीं की जा रही हैं। उत्तराखंड से सांसद अशोक कुमार जुड़े हुए हैं। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि जिस तरीके से नेपाल की गंडक नदी में पानी छोड़ा गया और उसके बाद मानसून हम देखते रहे हैं कि मानसूनी बारिश जो है वो भी शुरू हो गई है, जो नदियां हैं उनका जलस्तर जो है वो खतरे के निशान तक पहुंच चुका है। ऐसे में क्या तैयारियां हैं जो की गई हैं? बिल्कुल जी, आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो उत्तराखंड की कुछ सीमाएं हैं जो नेपाल से सटी हुई हैं और जिस तरह से अभी नेपाल से जो हालत भी जिस तरह से वहाँ पर बारिश हो रही है और बारिश के चलते जिस तरह से नदियां उफान पर है उसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में रेड अलर्ट के साथ साथ एक वार्निंग अलर्ट भी जारी किया गया है। साफ तौर पर ये कहा गया है क्योंकि जो पहाड़ी इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाकों में किस तरह से पानी भारी बारिश के चलते जो बाढ़ आने का और फ्लड आने का जिस तरह से खतरा बढ़ जाता है, तो उसको लेकर एक वार्निंग अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि कम में रहते जो लोग आगे वहां से जो लोग हैं वहां से अपने आप को सुरक्षित रख सके और उनको बचाया जा सके वहां पर, कि किसी तरह का कोई भी ऐसा खतरा ना हो और साथ ही साथ उनके रहने की सुविधा पहले की जा सके, उसको लेकर के सरकार द्वारा ध्यान दिया जा सके। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जिस तरह से पहले से अलर्ट जारी कर दिया जाता था, अलर्ट जारी करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो है लोग बागों की जान जो है उन खतरे में आ जाते थे और कई ऐसे लोग थे जिनको काफी नुकसान होता था। उन काफी नुकसान के कारण कहीं ना कहीं उनके घर जो है कच्चे जो मकान होते थे, नदियों के पास जो कच्चे मकान जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाते थे, जिसके चलते पहले से ये वार्निंग अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कुछ जिले ऐसे हैं जो कि खटीमा, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, ये जिले ऐसे हैं जिन पर खास तौर पर विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से अभी नेपाल नदियों उफान पर है तो कहीं ना कहीं खतरा बहुत ज्यादा है। तो और मॉनसून पीरियड यहाँ पर शुरू हो चुका है तो उसको लेकर अलर्ट जारी करना बहुत ज्यादा जरूरी भी है और यहाँ पर इस समय अब सरकार को भी ध्यान देना होगा और अलर्ट मोड पर रहकर काम करना होगा और जो तमाम अधिकारी है उनको भी यहाँ पर अलर्ट मोड पर रहकर काम करना होगा ताकि आगामी समय में कोई भी ऐसा नुकसान होने से पहले ही उसको बचाया जा सके। जी बिल्कुल अशोक, जिस तरीके से आपने बताया कि अलर्ट मोड पर जिन क्षेत्रों को रखा गया है जहां पर वहां पर क्या व्यवस्थाएं जो हैं वो पहले से कर ली गई हैं, सरकार की तरफ से किसी मदद को लेकर कुछ कहा गया है या जो नीचे रह रहे लोग हैं, जो नीचे हैं लोग, उनको क्या कहीं शिफ्ट करने की बात किसी तरीके की कोई कही गई है, उनको शिफ्ट किया जा रहा है, इसको लेकर कुछ अपडेट है क्या? अगर यशी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, जैसे भारी बारिश होती है तो भारी बारिश में मैदानी क्षेत्रों में जो की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मैदानी क्षेत्रों में खतरा कम होता है जो पहाड़ी क्षेत्रों के मुताबिक। तो सबसे पहले जो सरकार की जो प्राथमिकता होती है वो पहाड़ी क्षेत्रों को लेकर होती है ताकि पहाड़ी क्षेत्र में जो रहने वाले जो लोग हैं, जो नदियों के पास जिनके जो मकान होते हैं, जो कच्चे जो मकान होते हैं, उनको भी प्राथमिकता पर रखते हुए सरकार को उन्हें अलर्ट मोड पर रखना होता है। उन्हें अलर्ट मोड जारी करते हुए वहां पर रेड अलर्ट जारी करते हुए वार्निंग अलर्ट मोड को जारी करते हुए उनकी जान बचाना और उन्हें सुरक्षित रखा, उनके लिए वो प्राथमिकता होती है। तो उसको लेकर सरकार यहाँ पर अभी काम कर रही है। अधिकारी को साफ तौर पर भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र पे जो लोग वहां पर जो रह रहे हैं और जिस तरह से अनुमान अभी लगाया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा
अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आगामी 2 दिन में भी जिस तरह से भारी बारिश की पूरी चेतावनी जताई गई है, तो उसको लेकर भी सरकार का इस वक्त पूरा ध्यान है और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं। क्योंकि जो तापमान की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो तापमान इस समय सामान्य से 2 से 3 डिग्री नीचे चल रहा है और आगामी 2 दिन तक यही जो तापमान है यह रहने वाला है। तो साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि जो अभी मौसम विभाग द्वारा जो जानकारी अब तक हमें प्राप्त हो पा रही है, तो जो तापमान जिस तरह से उन्होंने नीचे बताया है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं ये बात जरूर ध्यान में रखनी होगी कि पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं खतरा है। तो उसको लेकर सरकार द्वारा यहाँ पर अलर्ट मोड पर रहकर और साथ ही साथ अधिकारियों को भी अलर्ट मोड पर रहकर काम करने की जरूरत होगी। हालांकि अधिकारियों के कभी यहाँ पर बात करते हैं तो लगातार अधिकारी द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं कि समय रहते जो है अपनी जगह को खाली कर दिया जाए और उनको भी सुरक्षित रहने के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। जी अशोक, हमारे साथ आमिर भी लखीमपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। आमिर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि लखीमपुर खीरी में हर साल बाढ़ आती है और हर साल ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पहले से कोई तैयारियां नहीं की जाती हैं। अभी जिस तरीके से नदियां उफान पर हैं, क्या इसको लेकर कोई तैयारी की गई और पहले से कोई तैयारी क्यों नहीं की जाती? क्या इसके लिए आपने अधिकारियों से बातचीत की है कि जब पता है कि बाढ़ आनी है तो उसके लिए कोई तैयारी क्यों नहीं की जा रही? जैसे हम आपको बताएं कि लखीमपुर के में जिस तरीके से एक कहावत है कि बाढ़ जब आती है हर साल तो यहाँ के जो अधिकारी है वो लाल हो जाते हैं। इतना करप्शन यहाँ पर होता है बाढ़ के नाम पर। एक अगर हम आपको वाकया बताएं कि कुछ दिन पहले जब यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक ठेकेदार द्वारा यहाँ पर एक काम कराया गया था। उस वक्त जिलाधिकारी, तत्कालीन जिलाधिकारी ने जब बिल देखा था 44 करोड़ रुपए का, तो उस पर एक कलम लगाया था, ये कहा था कि ये बिल ज्यादा है। उसके बाद जब बिल सही होकर आया तो लगभग 42 करोड़ रुपए का आया। उसके बाद उसकी जांच चल रही है। वो उससे साबित ये हुआ था कि बाढ़ के वक्त में जो काम होते हैं वो कागज पर होते हैं। यही वजह है कि कई साल गुजर जाने के बावजूद आज तक उस जो पेमेंट था उसका भुगतान नहीं हुआ ठेकेदारों को, क्योंकि वो अभी साबित नहीं कर पाए हैं कि किस किस जगह पर कितना कितना काम हुआ था। ये एक वानगी है इस बात की कि लखीमपुर के अंदर किस तरीके से भ्रष्टाचार का खेल खेला जाता है। जब यहाँ पर बाढ़ आती है तो बड़े बड़े ठेकेदार, सत्तापक्ष के लोग जो होते हैं वो यहाँ पर निवास कर लेते हैं, उन्हीं के नाम ठेके होते हैं और यहाँ पर एक भ्रष्टाचार का बड़ा खेल खेला जाता है। हम आपको बता दें कि पिछले साल में यहाँ पर जो जिलाधिकारी थे उन्होंने एक आदेश किया था कि जितनी ग्राम सभाएं बाढ़ प्रभावित है हर ग्राम सभा में एक बोट खरीदी जाएगी। इसके अलावा जब बाढ़ आती है यहाँ पर तो चौकियां स्थापित की जाती है। लेकिन चूंकि इस बार मानसून पहले आ गया है और नेपाल से जिस तरीके से पानी छोड़ा गया है उसका पानी मुहाना होता हुआ यहाँ पर तहसील निघासन और धौरारा को प्रभावित करेगा। पहला फोकस जो अधिकारियों का है वो उस बाढ़ के पानी से लोगों को बचाने का है। हम आपको बता दें कि सरकार के खास निर्देश होते हैं कि जो बाढ़ प्रभावित इलाका है उसके बाद जो ऊंचे क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अस्थायी रैन बसेरे बनाए जाए। कुछ गाँव के लिए आदेश है कि वहाँ पर स्थायी रैन बसेरे बना दिया जाए, क्योंकि वहाँ के गांव हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। लेकिन ये खाली किताबी बातें होती है, खाली अखबार में सुर्खियां बनती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो किसी भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ना कहीं स्थायी और अस्थायी रैन बसेरे बनाया गया, ना सरकार ने अभी यहाँ पर कोई इंतजाम ऐसे किए हैं कि उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। हाँ, कागज में खाद्यान्न जब बाढ़ खत्म होगा तो सैकड़ों हजारों कुंटल जरूर वहां पर वितरित कर दिया जाएगा। बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनको धनराशि भी मिल जाएगी। लेकिन वो सब बाढ़ के बाद जाहिर सी बात है जब परेशानी अभी है और समस्या का समाधान अभी ना होकर बाढ़ जब निकल जाए तब होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवालिया निशान प्रशासन पर जरूर खड़ा होता है। बिल्कुल आमिर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशासन पर सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं और आपदा में अफसर जो अधिकारी तलाश रहे हैं कहीं ना कहीं ये भी बहुत गलत है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी बिहार में पानी से हाहाकार मचा हुआ है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, जहां पर मानसून की पहली बारिश ने चिंता बढ़ा दी है। 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जगह जगह जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है और ऐसा पहली बार हुआ है कि गंडक नदी जून में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी प्रभावित हो रहे हैं। नदियों का जलस्तर जो है वो खतरों के निशान के ऊपर बह रहा है और खतरे के निशान के लगभग पहुंच चुका है और कहीं ना कहीं जो क्षेत्र हैं, आसपास के जो क्षेत्र हैं नदियों के, उनमें रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। व्यवस्थाएं जो हैं वो लगातार अधिकारियों द्वारा की जा रही हैं ताकि लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और ये तस्वीरें भी लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़कें पूरी तरीके से जलबंद हो गई हैं। किस तरीके से यहाँ पर पानी बह रहा है आप तस्वीरों के जरिए से देख सकते हैं। तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। महाराजगंज सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। वहाँ पर आधा दर्जन से ज्यादा जो गाँव हैं वो इससे प्रभावित हुए हैं और काफी ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और सर्वेश गुप्ता हमारे साथ महाराजगंज से लगातार जुड़े हुए। सर्वेश, आपसे जानना चाहूंगी, मैं आपके आसपास में देख पा रही हूँ कि कई ग्रामीण लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। मैं चाहूंगी कि आप उनसे बात करें और क्या बाढ़ जिस तरीके से आई है उसके बाद किन समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है, क्या कुछ उनसे जानकारी लेना चाहेंगे? जी, हमारे साथ ग्रामीण है, बात करने के लिए उनसे समस्या जानना है कि कैसी समस्या है महाराजगंज में। 2 महाव नाला को लेकर के बार बार टूट रहा है। क्या नाम है आपका, क्या समस्या है, पूरी बात बताइए। और क्या जानकारी देंगे? महाव नाला ये पहाड़ी नदी है, नाला है और इसमें नेपाल से 3 नदियां मिलके आती हैं, लेकिन ये कागज में इसको नाला ही आज रखा गया है। लेकिन ये तो जो है तो ये नदी का ही और हर वर्ष जो है हजारों एकड़ फसल को बर्बाद करती है। और यहाँ दर्जनों गांव के किसान इससे प्रभावित होते हैं। दर्जनों गांव के किसान इससे प्रभावित होते हैं और जिस जगह टूटता है वहां जो है पूरा सिल्ट भर देता है, जिससे किसान की पूरी फसल चौपट हो जाती है। और अभी इस पे पिछले वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से सिर्फ सिल्ट सफाई का काम किया गया, जबकि इस पे तटबंध कोई बनाया ही नहीं गया, जिससे नेपाल से जब ज्यादा पानी आता है तो ये महाव नदी नाला टूट जाता है और उससे हमारे क्षेत्र के दर्जनों ग्राम पंचायतें प्रभावित होती हैं और हजारों एकड़ फसलें जलमग्न हो जाती हैं। और अभी खैरावा दुबे, चूंकि ये नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ गांव है और इसका जो PWD संपर्क मार्ग है ये अभी 8 मीटर काट होता है, जिससे पूरे गांव में आवागमन पूरी तरह से ठप है और जीवन पूरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए उनसे भी हम जानकारी लेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दिखा दें कैमरा से किस तरह से यहाँ पर जिस तरह से जो गांव के लोग हैं यहाँ पर किस तरह से देखिए पटरी बल्ला से बांस से बना करके मजबूरन लिंक मार्ग यानी मुख्य मार्ग पर जाने को मजबूर है। देख सकते हैं सीधे सीधे किस तरह से कैमरा में दिख रहा है। और हम भी हैं बात करने के लिए, उनसे भी जानकारी लेंगे कि कैसी समस्या है और किस समस्याओं को उनका सामना करना पड़ा है। और आगे आप आ जाइए। क्या नाम है आपका, कैसी समस्या है, क्या समस्या सामना करना पड़ा है? जिला गोरखपुर मूल निवासी। ये महाव नाला जो है हर साल टूटता है, हजारों किसान यहाँ के परेशान। अब टूटता है वहाँ माटी मलमा लेकर जो मेन रोड में मिला है गाँव से। जब काम का टाइम होता है तो तुम्हारा फोन अंदर रहता है। हम लोग हर साल प्रशासन कुछ किया ही नहीं आज तक। 78 मिलता है 0000 और आते हैं देख के आश्वासन करके फिर चले। डीएम साहब द्वारा दौरा हुआ है, एसडीएम साहब दौरा हुआ है, उस दौरा में आपको क्या जानकारी मिली? जानकारी मिली कि मैंने कहे हैं कि रोड बन जाएगा और महाव नाला भी बन जाएगा, पुलिया देंगे, यही पुल कह के चले गए। जब वो हो तब तो हर साल की तो अभी आपने सुना
उनकी परेशानी है, किस तरह से उनकी समस्या है, शासन के द्वारा पूरी तरह से इनको आश्वासन दी जाता है, लेकिन मौके पर कहीं न कहीं उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से परेशान है। हमारे साथ और भी ग्रामीण है, बात करने के लिए उनसे जानकारी लेंगे किस तरह से समस्या है, क्या नाम है इनका, क्या नाम है आपका, क्या समस्या है आपकी? हमारे यहाँ यही समस्या है, जो पहाड़ से जो नाला निकला है बॉर्डर के पास में खैरावा दूसरी ग्राम सभा है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और मेन रोड से गांव की जो लिंक रोड है वो टूट गया है। जाने आने का, औरतों का, आदमी का हर साधन सब ठप हो गया है और यहाँ के 10-12 ग्राम सभा पंचायत जो है नदी से जो है प्रभावित हुआ और यहाँ कितने लोग आए, सारे आपके बिल्कुल सर्वेश, यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो ये कि हर साल बाढ़ आती है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है और ग्रामीण भी खासा नाराज नजर आ रहे हैं यहाँ पर अधिकारियों से। और इस तरीके की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से देखने को मिल रही है। हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़े हुए थे अलग अलग जिलों से, जिन्होंने जानकारी दी कि कैसे स्थिति बनी हुई है, कैसे आपदा में अवसर भी तलाश रहे हैं अधिकारी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे गंडक नदी में छोड़ा गया पानी लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। हालांकि जहां हर साल बाढ़ आती है वहां पर भी कुछ खास व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। अधिकारी जब बाढ़ आती है उसके बाद व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराते हैं, लेकिन उससे पहले किसी तरीके की कोई मदद या किसी तरीके का कोई आश्वासन जनता को नहीं दिया जाता। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।